नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सभ्यता के बारे में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, भारत की सभ्यता अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है, जिसके बारे में वस्तुतः एक वीडियो में बात कर पाना संभव नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मुख्य मुख्य बिंदुओं को इसमें हम समेट लें। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। सभ्यता शब्द का प्रयोग, जैसा कि आप जानते हैं, मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र के प्रगति की जानकारी मिलती है। भारत एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है और भारत में मानव सभ्यता का इतिहास कई हजार वर्षों पुराना माना जाता है। भारत की सभ्यताएं विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से है। अब हम भारत की प्रमुख सभ्यताओं को, उनके कालखंड को संक्षेप में देखते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल 3300 ईसा पूर्व तक। उसके पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको प्रथम नगरीकरण भी कहते हैं, 3300 से 1500 ईसा पूर्व तक। इसके पश्चात वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। इसके पश्चात द्वितीय नगरीकरण, जो 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। इसके पश्चात मध्यकालीन भारत, जो कि दो भागों में बांट सकते हैं, प्रारंभिक और गत मध्यकालीन भारत, 200 ईसा पूर्व से 1526 ईस्वी तक। इसके बाद आधुनिक और स्वतंत्र भारत, जो कि 1526 से वर्तमान तक। प्रागैतिहासिक काल। भारत में मानव जीवन का प्राचीनतम प्रमाण 1,00,000 वर्ष से लेकर के 80,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का है। और ये जो चित्र जो आप देख पा रहे हैं, ये पाषाण युग का भीमबेटका मध्य प्रदेश में चट्टानों पर उकेरा हुआ एक शैल चित्र है, जो कि कम से कम 30,000 वर्ष पुराना माना जाता है। इस काल में लोग खानाबदोश तरीके से अपने जंगली परिवारों और पशुओं को लेकर के इधर से उधर भटकते हुए अपना जीवन यापन करते थे। और करीब 9,000 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास स्थायी बस्तियों का विकास शुरू हुआ था। इस काल में जो सभ्यता का विकास हुआ है, उसको हम इस क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे पहले जो सभ्यता है, उसको यूलिथ सभ्यता कहते हैं, जिसमें लोगों ने पत्थर के नुकीले हथियारों से काम लेना सीखा। फिर इस सभ्यता में कुछ सुधार हुआ तो चिलियन सभ्यता आई। इस समय का जो मनुष्य था, वो नर वानर के रूप में होता था। इसमें वास्तविक मनुष्यत्व अभी पैदा नहीं हुआ था। चिलियन सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई, उसको बोलते थे मुस्टेरियन सभ्यता। मुस्टेरियन सभ्यता के बाद आई रेंडियन सभ्यता। इस समय लोगों में धीरे धीरे जो मनुष्य के अनुसार बुद्धि का विकास होने लगा था। फिर इसके बाद वास्तविक सभ्यताएं आई, जिसमें सबसे पहली सभ्यता नवपाषाणकालीन कही जाती है। आइए अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। एक प्रमुख केंद्र होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसका विकास सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। श्री दयाराम साहनी को हड़प्पा और श्री राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना जाता है। ये सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में विकसित हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ा। और पहली बार इस सभ्यता में ही नगरों का उदय हुआ था, जिसकी वजह से इसको प्रथम नगरीकरण भी कहते हैं। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1400 केंद्रों को खोजा गया है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से होते हैं। तो जो प्रमुख स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें है सबसे पहले हड़प्पा, जो कि अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा है। मोहनजोदड़ो, जो सिंध पाकिस्तान में है। लोथल, गुजरात में। कालीबंगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। बनवाली, हरियाणा के फतेहाबाद जनपद में। आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। सुत कांगेडोर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। कोटदीजी, सिंध पाकिस्तान में। चन्हुदड़ो, पाकिस्तान में। और सुरकोटदा, गुजरात के कच्छ जिले में पाया जाता है। अब आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में।
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना थी। शासक वर्ग के लिए एक दुर्ग का निर्माण किया गया था और उसके बाहर शहर बनाया गया था जिसमें आम लोग रहते थे। ये एक व्यवस्थित योजना के द्वारा बनाया गया था और ये शहर आयताकार भागों में विभाजित होते थे। मोहनजोदड़ो काल की जो एक प्रमुख विशेषता है वो एक सार्वजनिक स्नानागार है जो कि 11 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। इसमें तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और कपड़े बदलने के लिए कमरे बने हुए हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी संरचना मिलती है वो है अनाज रखने का कोठार जो कि 45 मीटर लंबा और करीब 15 मीटर चौड़ा है। इस काल की इमारतों में ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। कृषि और प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती थीं। प्रमुख उत्पाद गेहूँ, जौ, राई, मटर, ज्वार इत्यादि होते थे। पशुपालन भी प्रचलित था। उद्योगों की बात करें तो मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग, कपड़ा, ऊन, जौहरी का उद्योग और ताबीज बनाने के उद्योग प्रचलित थे। नीचे जो एक आप चित्र देख पा रहे हैं ये इस सभ्यता में बनाए गए 10 वर्ण हैं जो कि करीब 2000 ईस्वी के आसपास खोजे गए थे। इससे पता चलता है कि इस समय की लिपियों का भी प्रचलन था। आखिर वे कौन कौन से कारण हैं जिससे एक इतनी व्यवस्थित सभ्यता अवसान को प्राप्त हुई। हालांकि इसके कारणों के बारे में विद्वानों में मतभेद है और प्रत्येक कारण के पक्ष और विपक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं जैसे बाहरी लोगों के द्वारा आक्रमण, जलवायु में हुआ परिवर्तन, अचानक बाढ़ का आ जाना, महामारी, आग लग जाना या इन कारणों का एक मिश्रित रूप जिनकी वजह से ये सभ्यता धीरे धीरे अवसान को प्राप्त हो गई। वैदिक सभ्यता। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ था उसको ही हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके विकास के क्षेत्र जो हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं और इसमें जो वर्ण व्यवस्था है वो कार्यानुसार मानी गई है। इसके जो प्रमुख कालखंड हैं उसको 2 भाग में हम बांटते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल जिसको कहते हैं जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता के साहित्य। वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण जो वैदिक मंत्रों और संहिताओं का विस्तारित रूप है। आरण्यक वेदों का वह भाग है जो वानप्रस्थ लोग जंगल में पाठ किया करते थे। उपनिषद जो प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। वेदांग वेदों के 6 अंग होते हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। और सूत्र साहित्य जो कि वैदिक साहित्य का वो अंग होता है और उसको समझाने में सहायक होता है। आइए जानते हैं वैदिक सभ्यता की राजनीतिक संस्था के बारे में। वैदिक शासन में कबीलाई व्यवस्था ही प्रमुखतः प्रचलित थी और सत्ता की प्रणाली राजतंत्रात्मक हुआ करती थी। ऋग्वैदिक आर्यों की 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थीं जिन्हें सभा और समिति कहते थे। सभा को उच्च सदन कहते थे। यह समाज से आए हुए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी। सभा के सदस्यों को सभासद और सभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था। समिति आम जनमानस की संस्था थी और इसके सदस्य समस्त नागरिक होते थे जिसमें सामान्य विषयों पर चर्चा होती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल होती थी। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल होते थे। परिवार के मुखिया को कुलुप कहते थे। एक गांव कई कुलों से मिलकर बना होता था जिसकी मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। ग्रामों का संगठन विश कहलाता था और विश का प्रधान विशपति कहलाता था। ऐसे ही कई सारे विश मिलकर के जन का निर्माण करते थे जिसके शासक को राजन कहते थे। ऐसे ही कई सारे जन मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करते थे और जो राष्ट्र का प्रधान होता था उसको सम्राट कहा जाता था। अब जानते हैं वैदिक सभ्यता में जो राजा के प्रशासनिक सहयोगी कौन कौन से होते थे।
इनको हम रत्निन बुलाते थे। इनमें कौन कौन से शामिल हैं आइए देखते हैं। पुरोहित, पुरोहित जो होता था प्रमुख परामर्शदाता होता था। सेनानी, सेना का प्रमुख होता था। ग्रामीण, गांव का पदाधिकारी होता था। महिषी, राजा की पत्नी होती थी। सूत, राजा का सारथी होता था। छत्री, प्रतिहार संग्रहित कोषाध्यक्ष। भागदूत, कर अधिकारी। अक्षवाप, लेखाधिकारी। गोविकृत, वन अधिकारी। पालागल, राजा का मित्र। और वाज्रपति, चरागाह का प्रधान होता। अब हम वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में जानते हैं। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। अतिथि सत्कार का बहुत ज़्यादा महत्व था। भिखारी, दास, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। शिक्षा सबके लिए सुलभ थी। महिलाओं को वर चुनने का अधिकार था। शाकाहार का प्रचलन था। चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख मिलता है। मनोरंजन के प्रमुख साधन में नृत्य, संगीत, पासा, घुड़दौड़ और मल्लयुद्ध प्रमुख थे। कुछ प्रमुख विदुषी महिलाओं का भी वर्णन मिलता है, जिसमें अपाला, घोष, मैत्रेयी, विश्ववारा और गार्गी शामिल थे। वैदिक सभ्यता में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशुपालन और कृषि था। राजा को जनता स्वेच्छा से कर देती थी। आवास घास फूस और काष्ठ निर्मित होते थे। ऋण लेने और देने की प्रथा प्रचलित थी, जिसे कुसीद कहा जाता था। बैलगाड़ी, रथ और नाव ये यातायात के प्रमुख साधन थे। वैदिक साहित्य में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। कृषि से संबंधित उत्पादों में जौ, गेहूं, चावल का वर्णन मिलता है। बैलों के द्वारा खींचे जाने वाले हल, वर्षा, कूप, नहर और सिंचाई का भी उल्लेख मिलता है। व्यापार सीमित मात्रा में प्रचलन में था, जो कि विनिमय पद्धति पर आधारित था। धातुओं में अयस, स्वर्ण और चांदी का वर्णन मिलता है। उद्योग प्रमुखतः घरेलू होते थे, जिसमें लकड़ी, बर्तन, वस्त्र, चर्म और चटाई बनाने से संबंधित उद्योग शामिल होते थे। अब बात करते हैं दूसरे नगरीकरण की, जिसका काल 600 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के पश्चात 16 महाजनपद उत्तर भारत में मिलते हैं, जिसमें से 500 ईसा पूर्व के आसपास कई स्वतंत्र राज्य बन गए। उत्तर में मौर्य वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्मिलित थे, इन्होंने भारत के सांस्कृतिक पटल पर अपनी छाप छोड़ी। इसके बाद मध्य एशिया से कई आक्रमण हुए, जिसके पश्चात कई राजवंश स्थापित हुए। तीसरी शताब्दी के आगे का समय, जब भारत पर गुप्त वंश का शासन था, इसको भारत का स्वर्णिम काल भी कहते हैं। और दक्षिण भारत में भिन्न भिन्न समय काल में कई राजवंश जैसे चालुक्य, चेर, चोल, कदम्ब, पल्लव और पांडव, इनका भी विकास हुआ। और विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, धर्म और दर्शन इन राजाओं के शासनकाल में काफ़ी विकसित हुए थे। मध्यकालीन भारत, 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत पर इस्लामी आक्रमणों के पश्चात उत्तरी और केंद्रीय भारत का अधिकांश भाग दिल्ली सल्तनत के शासनाधीन हो गया और बाद में अधिकांश उपमहाद्वीप मुगल वंश के अधीन आ गए। इस दौरान दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य शक्तिशाली था। अब बात करते हैं आधुनिक भारत के बारे में। 17वीं शताब्दी में पुर्तगाल, डच, फ्रांस और ब्रिटेन का राज आया, जो कि भारत में व्यापार करने के मकसद से आए थे। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत देश पर शासन करने में सफल हुए थे। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो भारत में विद्रोह शुरू हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से भारत का अधिकांश भाग सीधे तौर पर अंग्रेजी शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष हुआ, जिस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 1947 में भारत आज़ाद हो गया, अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की और साथ में देश का विभाजन भी हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये जानकारी? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके।
ऐसे ही और वीडियोस तक पहुंचने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।